हाँ जी, केमिकल बॉन्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द इनऑर्गेनिक, जिसकी हेल्प से आप पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प लगती है। तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। तो हेडिंग डालने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है जी। अब ये कि डाइपोल मोमेंट को हमने लिखना किससे? म्यू से। ये एक लैटिन सिंबल है जिसको आप लोग म्यू बोलते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों के दिमाग में आएगी कि सर भी डाइपोल मोमेंट सिखा क्यों रहे हो? व्हाट इज द नीड ऑफ डाइपोल मोमेंट? भी अगर हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस तो होगी, कोई सिग्निफिकेंस तो होगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है, ये जो डाइपोल मोमेंट है म्यू, ये एक्चुअल में मेजरमेंट है। किसका मेजरमेंट है जी? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। ये किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी, पोल्स, प्लस माइनस की इंफॉर्मेशन है कि अगर मॉलिक्यूल में प्लस माइनस है, पोलर हुआ, तो वहां मॉलिक्यूल में प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव एंड वर्किंग है। मॉलिक्यूल को पोलर बोल दोगे। और अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर हुआ, उनमें पोल्स ना हुए, तो उसको आप लोग नॉन पोलर बोल दोगे। प्लस माइनस है लेकिन वर्किंग नहीं है, काम नहीं कर रहे, एंड्स आर नॉट वर्किंग, प्लस माइनस काम नहीं कर रहे। तो डाइपोल मोमेंट मोटा मोटा हमारे दिमाग में क्या जाएगा? डाइपोल मोमेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लस माइनस का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। अगर है तो उसने इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खुद को डिविएट कर लेना है। अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है तो उस मॉलिक्यूल ने प्लस माइनस या किसी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खुद को डिविएट नहीं करना। तो कहीं ना कहीं हम यह भी पता लगाना चाहते हैं कि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरे नंबर पे आकर हमारे दिमाग में क्या जाएगा कि डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है? डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है? जो डाइपोल मोमेंट है उसकी जो डेफिनेशन है वो है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब ये क्या हुआ? क्यू से मतलब है चार्ज। फिजिक्स में आप पढ़ते हो क्रॉस प्रोडक्ट, फिजिक्स में आप पढ़ते हो वेक्टर स्केलर, फिजिक्स में आप पढ़ते हो क्रॉस प्रोडक्ट, और ये आपके पास है डिस्टेंस। ये आपके पास है डिस्टेंस। तो चार्ज का डिस्टेंस से क्रॉस प्रोडक्ट, चार्ज का डिस्टेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो डाइपोल मोमेंट है। कुल मिलाकर अगर डेफिनेशन के बारे में पूछे, आप जिस क्लास में बैठ रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली इस वीडियो को अपने साथ सिंक्रोनाइज कर लीजिएगा। पेपर वाला पूछ रहा है कि डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन दो, तो आप बोलोगे किसी भी मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल आप डिस्कस करना चाहते हो उसमें कोई दो पोल बने होंगे, तो वो जो पोल्स में चार्ज है उस चार्ज का और उन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, उन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसका जो मल्टीप्लाई है, उसी को आप लोग क्या बोलने जा रहे हो? डाइपोल मोमेंट। उसी को आप क्या कह रहे हो? डाइपोल मोमेंट। तो चार्ज और डिस्टेंस का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर मल्टीप्लाई है, उसको आपने डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन दे दी है। अब तीसरे नंबर पे जिस एग्जाम के अकॉर्डिंगली आप बैठोगे सिंक्रोनाइज करना बात को, यूनिट पूछेगा आपसे, यूनिट ऑफ द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की यूनिट। तो जब डाइपोल मोमेंट की यूनिट पे आओगे तो अगर आपने लिखा म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, तो दो टाइप की यूनिट आपके दिमाग में जाएंगी। एक जाएगी कूलम इंटू मीटर, एक जाएगी कूलम इंटू मीटर, दूसरी आपके दिमाग में जाएगी कूलम का जो सीजीएस वैल्यू है, जो सीजीएस वैल्यू है वो है ईएसयू इंटू सेंटीमीटर। तो यहां आपके पास हुआ कूलम इंटू मीटर और ये आपके पास हुआ ईएसयू इंटू सेंटीमीटर, कूलम इंटू मीटर। तो एग्जांपल के फॉर्म में हम इसको सीखते हैं जिससे बात करना आसान हो जाए।
मान लीजिए दो चार्ज हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रम है, 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है जी, इसी को आप लोग 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो जब आप मेरे से कहेंगे कि सर यूनिट को कूलम मीटर में या ईएसयू सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां जो आपको चार्ज दिया हुआ है, मान लीजिए HCl है या HBr है, HI जो भी है, तो सबसे पहले मैं चार्ज का जो कूलम यूनिट है वो लिखूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। ये कौन सी यूनिट है, ये MKS है जी। अब अगर स्टूडेंट कहेगा नहीं नहीं मुझे तो कूलम इंटू मीटर में नहीं जाना, मुझे ESC इंटू सेंटीमीटर में बात करनी है, तो मैं क्या करूंगा, वही 1.6 को मैं CGS में, वही 1.6 को मैं CGS में 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU और जो मीटर है उसको मैं सेंटीमीटर में लिख दूंगा। तो ये बन जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। यहां था कूलम इंटू मीटर, यहां आपके पास है ESU इंटू सेंटीमीटर। कूलम इंटू मीटर, यहां आपके पास है ESU इंटू सेंटीमीटर। तो अगर मुझे कन्वर्जन करना पड़े तो मैं लिखूंगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम इंटू मीटर इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻18। क्या लिखना पड़ेगा जी, ESU इंटू सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट कहता है सर मुझे कूलम इंटू मीटर को ESU इंटू सेंटीमीटर में बदलना है या ESU इंटू सेंटीमीटर को कूलम इंटू मीटर में बदलना है। तो उसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, बस करना क्या है, मान लीजिए आपसे कहा गया 1 कूलम इंटू मीटर में कितने ESU इंटू सेंटीमीटर। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर टीचर पूछता है, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर टीचर पूछता है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, 4.8 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻29। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 3 बना, ये 10⁻⁻29 प्लस 29 हो गया, 11 ESU इंटू सेंटीमीटर। अभी जी जो मेंस के पेपर जनवरी सीरीज में चले वहां इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे थे। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं एंड तक तो आपको हाईली हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो एक कूलम इंटू मीटर में कितने ESU इंटू सेंटीमीटर हो गए, या 1 ESU इंटू सेंटीमीटर में, 1 ESU इंटू सेंटीमीटर में, ये ESU इंटू सेंटीमीटर में कितने कूलम इंटू मीटर होंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻11 कर लेता हूं, इसको यहां पर रहने देते हैं, ये 0.33 हो जाएगा, 10⁻⁻11 हो जाएगा। इसी को 10⁻⁻11 को आप 3.3 लिख दें, 10⁻, ये बढ़ाया इसको घटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। तो मोटी मोटी दो बातें आपके दिमाग में गई होंगी, क्या कि ESU इंटू सेंटीमीटर में एक्सप्रेशन क्या है, कूलम इंटू मीटर में एक्सप्रेशन क्या है, इसके अलावा इन दोनों का आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे करना है। एक कूलम इंटू मीटर में कितने ESU इंटू सेंटीमीटर है, एक ESU इंटू सेंटीमीटर में कितने कूलम है, बस ये 3 है, ये 3.3 है, ये 11 का प्लस है, ये 12 का माइनस है। अगर सिंपली आपको इसी लेवल पे याद करना हो तो अब एक स्पेशल यूनिट हम बोलते हैं जिससे हमारी लंबी लंबी यूनिट्स एब्रिविएट हो जाए, जैसे कि मैं 10⁻⁻10 और 10⁻⁻8 ESU इंटू सेंटीमीटर लिख रहा हूं। आपको पता है इसको हम 1 डिबाई लिख सकते हैं। तो 1 डिबाई मेरे पास 1D मेरे पास 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर हो गया। 1 डिबाई मेरे पास 10⁻⁻18 इंटू
ESU इंटू सेंटीमीटर हो गया। तो जब भी पेपर में आपको कोई कैलकुलेशन आ गई और आपने कहा जी सो एंड सो मोलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर है, तो आप कहेंगे ये 4.8 डिबाई है, तो जो 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर है उसको हम डिबाई से लिख सकते हैं, उसको हम डिबाई से लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात होती है डेफिनेशन के बाद इसकी नीड क्यों हुई, क्लियर। अब है इसकी डिटर्मिनेशन। मुझे मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट का डिटर्मिनेशन करना है, मुझे मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट का डिटर्मिनेशन करना है। अब मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट का डिटर्मिनेशन करना है तो डिटर्मिनेशन का रूल क्या है, उससे पहले मुझे जो डाइपोल मोमेंट है, उससे पहले मुझे जो डाइपोल मोमेंट है उसके टाइप सीखने पड़ेंगे, डाइपोल मोमेंट के टाइप सीखने पड़ेंगे। तो डाइपोल मोमेंट के दो टाइप हैं, डाइपोल मोमेंट के दो टाइप हैं। एक तो आप बोलते हैं जी बॉन्ड मोमेंट, एक तो आप बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट। डिटर्मिनेशन के अंदर जाने से पहले हमें जब तक डाइपोल मोमेंट की वैरायटी नहीं पता होगी तब तक हम काम नहीं कर सकते हैं। एक तो होएगा बॉन्ड मोमेंट, दूसरा आपके पास होएगा ऑर्बिटल मोमेंट। अब बॉन्ड मोमेंट क्या, तो बॉन्ड मोमेंट इज ड्यू टू बॉन्ड्स। दूसरा आपके पास है ऑर्बिटल मोमेंट, ये किस वजह से है, ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो लोन पेयर्स है उसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको ऑर्बिटल मोमेंट बोलोगे, और जो बॉन्ड की वजह से होगा उसे बॉन्ड मोमेंट बोलोगे। अब स्टूडेंट कहेगा जरा इसको समझा भी दो, बिल्कुल समझाते हैं जी। मान लीजिए आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपसे पेपर वाला कहेगा, आपसे एग्जाम में बोलेगा कि जो मीथेन है इसमें कितने बीएम और कितने आपके पास ओएम है, तो बच्चा कहेगा सर ये जो CH है ये बॉन्ड की वजह से, इसको भी बीएम बोल रहा हूं, 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 तो इसमें टोटल 4 बीएम है। अब टीचर पूछ रहा है हाउ मेनी ओएम्स आर हियर, यानी ऑर्बिटल मोमेंट कितने, फिर आंसर शुड बी 0। तो इसके अंदर जो सारे के सारे डाइपोल मोमेंट के टाइप है वो बॉन्ड मोमेंट्स ही है, ऑर्बिटल मोमेंट्स इसमें नहीं है। अब अगर मुझे वो अमोनिया लिख कर दे दे, अगर मुझे वो अमोनिया लिख कर दे दे और पूछ रहा है हाउ मेनी बीएम्स एंड ओएम्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा इसमें ये मेरे पास बॉन्ड मोमेंट हुआ ड्यू टू बॉन्ड ड्यू टू बॉन्ड ड्यू टू बॉन्ड, तो इसमें 3 बीएम है और यहां एक लोन पेयर है, तो इसको आप बोलेंगे बीएम 3 है और ओएम जो है वो 1 ही है। कुल मिलाकर 3 बीएम और 1 ओएम। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, अगर बॉन्ड वहां आपके पास 2 है तो 2 बीएम हो जाएंगे, 3 है 3 बीएम हो जाएंगे। अगर वहां लोन पेयर नहीं है, अगर वहां लोन पेयर नहीं है तो आप उस बात को रिजेक्ट करके आ जाओ कि वहां ऑर्बिटल मोमेंट होगा, ऑर्बिटल मोमेंट होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला इश्यू आता है कि हमें वेक्टर होने की वजह से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताना पड़ेगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो इसका सीधा सीधा जवाब जो है, अगर मैं बॉन्ड मोमेंट के केस में बोल रहा हूं तो बॉन्ड मोमेंट के केस में टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि मैं आपको सिंपल HF दे दूं तो इसमें कोई मुझे बोलेगा कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, वो टूवर्ड्स F है, और जो आप एरो शो कर रहे हो उसको आपने इस तरीके से क्रॉस कर देना है, नहीं तो बच्चों को कई बार ये कंफ्यूजन हो जाएगा, आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखने जा रहे हो। अब आपके पास मीथेन है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, टूवर्ड्स कार्बन, टूवर्ड्स कार्बन, टूवर्ड्स कार्बन, टूवर्ड्स कार्बन, ये कार्बन की तरफ है। अगर मुझे कोई बोलेगा सर BF3 में आप डायरेक्शन ऑफ डाइपोल दिखाओ,
तो पहले तो मेरे दिमाग में आएगा कि डाइपोल का कौन सा टाइप शो कर रहा हूं, वो होएगा बॉन्ड मोमेंट। यहां टूवर्ड्स फ्लोरीन, टूवर्ड्स फ्लोरीन, टूवर्ड्स फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन बोरोन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये बात जानने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर जान लेना चाहिए कि फ्लोरीन इज द टॉपमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन इज द टॉपमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कहीं ना कहीं इसको टक्कर देता हुआ क्लोरीन है। क्लियर है? तो कई बार मैं बच्चों को बोल देता हूं कि इसको याद करने के लिए आप फोन हेलो का एक तरीका याद कर सकते हैं। फोन में आपके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गए, फिर आपके पास हेलो के अंदर क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ। क्लियर? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो 2.5 है, अगर मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो 2.1 है। तो डाइपोल मोमेंट के डिटर्मिनेशन में अगर आपको इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है तो लिटिल बिट आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को बोर्ड पे लिखने की कोशिश की है ताकि आप बात को समझ पाए। अगर यही आपके पास ऑर्बिटल मोमेंट हुआ, बॉन्ड मोमेंट की जगह पर अगर आपके पास ऑर्बिटल मोमेंट हुआ, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा टूवर्ड्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टूवर्ड्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि नाइट्रोजन के साथ एच 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 लगा हुआ है, यहां लोन पेयर लगा हुआ है। तो जब मैं लोन पेयर नाइट्रोजन में डाइपोल मोमेंट का डिटर्मिनेशन करने वाला हूं तो ऑलवेज टूवर्ड्स द लोन पेयर होएगा। तो कुल मिलाकर दो टाइप के आपके पास डाइपोल मोमेंट थे, एक का नाम था ऑर्बिटल मोमेंट, दूसरे का नाम था बॉन्ड मोमेंट। तो जो बॉन्ड मोमेंट है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होएगा और जो ऑर्बिटल मोमेंट है वो ऑलवेज टूवर्ड्स द लोन पेयर होएगा। चलिए, जब ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में एंटर कर गई हैं विद एग्जांपल्स, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जी केस नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट में केस नंबर 1। डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट में केस नंबर 1 वो क्या है जी? बड़ा आसान है। अगर मेरे पास कोई स्पीसीज कैसी हो, डाई एटॉमिक स्पीसीज हो, अगर मेरे पास कोई भी डाई एटॉमिक स्पीसीज हो, डाई एटॉमिक स्पीसीज हो, और डायटोमिक स्पीसीज में दो वेराइटी है। एक तो आपके पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स जीरो हो, दूसरा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स नॉन जीरो हो। नंबर 1, अगर मुझे कोई बोलेगा H2 या F2 या Cl2 या O2 या N2 या इसकी जगह पर आयोडीन या इसकी जगह पर नाइट्रोजन, ये जो बॉन्डेड एटम्स है बच्चे, इनका जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है जीरो है। दैट्स व्हाई इन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट भी जीरो है। ये कभी भी किसी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। इनको आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हो, इनको आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हो। अब सिंपल बात करते हो कि इनका किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कोई भी डिविएशन नहीं हो रहा, नो डिविएशन टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इन पे कोई नेट चार्ज है ही नहीं, इन पे कोई नेट चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इन पे कोई नेट चार्ज है ही नहीं। नेट चार्ज क्या है? जीरो है। तो जब भी कभी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो आ जाए, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ठीक है जी, तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, इसलिए म्यू क्या होगा? जीरो होगा। इनका कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कोई डिविएशन नहीं होने वाला। इसको देखो, क्वेश्चंस ढेरों डाइपोल मोमेंट के जेई मेन से एडवांस से नीट तक आ रहे हैं और हमें पहचानना पड़ता है कि टीचर ने कैसा उस क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया है या बदल दिया है। तो मैं आपको सारी वैरायटी दिखाऊंगा इसी टॉपिक के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। तो चलिए, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो हो तो बड़ी सिंपल सी कहानी बोलता हूं मैं कि जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो हो गया
तो जो डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि HF HCl, जैसे कि HF HCl HBr HI। कोई पूछेगा सर इनका मुझे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बता दो, तो HF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, फिर HCl है, फिर HBr है, फिर HI है। सर आप मीथेन की बात नहीं कर रहे, हेडिंग पकड़ो बेटा, हेडिंग पकड़ो बेटा। हेडिंग क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल दो टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसा होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक ऐसा होगा जिसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होगी, मीन दोनों एटम सेम होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक ऐसा होगा जिसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन जीरो होगा। तो जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा वहां मॉलिक्यूल में पोलैरिटी बढ़ती जाएगी। अगर HF HCl HBr HI की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो पोलर मॉलिक्यूल है, सबसे ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल है वो HF है, और जो लीस्ट पोलर मॉलिक्यूल है वो मेरे पास HI है। ठीक है जी, तो ये मैक्स पोलर हुआ, ये लीस्ट पोलर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केस नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, केस नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो केस नंबर 2 में मेरे पास क्या डिस्कशन आने वाला है? केस नंबर 2 में मेरे पास आएगा जी पॉली या मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पॉली एटॉमिक हो, ऐसे मॉलिक्यूल जो पॉली एटॉमिक हो या मल्टी एटॉमिक हो। तो मॉलिक्यूल्स दोज आर द पॉली एटॉमिक। अब इसमें जो मुझे एक लाइन लिखनी है, जो नेट डाइपोल मोमेंट होएगा, जो नेट म्यू होएगा वो वेक्टर सम ऑफ, वो वेक्टर सम ऑफ क्या होएगा? बीएम्स एंड ओएम्स, बॉन्ड मोमेंट्स का, बॉन्ड मोमेंट्स का एज वेल एज ऑर्बिटल मोमेंट्स का, बॉन्ड मोमेंट्स का और ऑर्बिटल मोमेंट्स का जो वेक्टर सम है वो नेट डाइपोल मोमेंट होने वाला है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ढेरों टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो हम सबसे पहले इसके अंदर पहला पॉइंट उठा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट उठा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या उठाओगे कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल, अगर कोई भी मॉलिक्यूल की जो शेप है या जो ज्योमेट्री है वो अकॉर्डिंग टू द, वो अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिड स्टेट है, अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिड स्टेट है, एज वेल एज जो सराउंडेड एटम्स है, एज वेल एज जो सराउंडेड एटम्स हैं वो सारे के सारे सेम है, सिमिलर है। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तब आपको बिंदास उसका म्यू जीरो लिखकर घर आ जाना है। ऐसे मॉलिक्यूल को आपने नॉन पोलर बोल देना है। सिंपल कहानी बोल रहा हूं, जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल में मेरे पास हाइब्रिड स्टेट ने जो ज्योमेट्री डिसाइड की थी वही ज्योमेट्री अगर आ जाए और सराउंडेड एटम्स अगर मेरे पास सारे सेम हो तो ऐसे मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा जी? जीरो होगा। सर एग्जांपल दो। बिल्कुल जी, सबसे पहले शुरू करते हैं मीथेन से। मीथेन का हाइब्रिड स्टेट sp3 है, टेट्राहेड्रल इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल ही है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। सिमिलरली मेरे से कोई CCl4 की बात करेगा, CCl4 sp3 हाइब्रिड कार्बन है, एक्सपेक्टेड टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल ही है, म्यू जीरो होएगा। सिमिलरली अगर मेरे से कोई बात करेगा PCl5 की, PCl5 का हाइब्रिड स्टेट sp3d है, इसका पेंटागनल, इसका ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल ज्योमेट्री डिसाइडेड है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड स्टेट, तो म्यू इसका जीरो होएगा। तो जैसा मुझे हाइब्रिड स्टेट ज्योमेट्री शेप डिसाइड करके दे रही है वही मॉलिक्यूल अगर कहीं ना कहीं ऑब्टेन कर रहा है, उसको वही ज्योमेट्री शेप मिल रहा है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होएगा? जीरो। और एग्जांपल SF6 sp3 d2 है,
कैसा एक्सपेक्टेड है? ऑक्टाहेड्रल। क्या ये सच में ऑक्टाहेड्रल है? बिल्कुल है जी। जो ज्योमेट्री वही हाइब्रिड स्टेट ने जो डिसाइड की थी वही मिल गई। सराउंडेड एटम सब में सेम 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 चल रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लूं, सिमिलरली कार्बन डाइसल्फाइड की बात कर लूं, ये दोनों के दोनों sp हाइब्रिड है। सराउंडेड एटम सेम है, लीनियर ज्योमेट्री, शेप एक्सपेक्टेड है, तो म्यू क्या होएगा? 0। जब भी किसी मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिड स्टेट ने शेप स्ट्रक्चर डिसाइड किया है वही अगर निकला है, वही अगर हो, तो फिर उसका डाइपोल मोमेंट क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। अब बच्चा कहेगा सर मुझे CCl4 की जगह CbR4 सोचना है। सोच लो भाई। सर मुझे जो पीछे मीथेन था उसके H हटाकर 4 Cl लगाने, 4 Br लगाने, तो जो भी आप सोचोगे म्यू इसका ऑलवेज 0 ही होएगा। म्यू इसका ऑलवेज 0 ही होएगा। लेकिन अगर मैं एक सल्फर एक ऑक्सीजन लगा दूं तो मेरा वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हुआ। सर इसका तो लीनियर शेप है लेकिन सराउंडेड एटम्स सेम नहीं है। सराउंडेड एटम्स सेम नहीं है। अगर सराउंडेड एटम्स सेम नहीं है तो डाइपोल मोमेंट बच्चे क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। ऐसा कहीं भी हो सकता है, ऐसा किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकता है। तो सेंट्रल एटम पर मुझे सराउंडेड एटम्स जो है, कार्बन पर हाइड्रोजन, कार्बन पर क्लोरीन, फास्फोरस पर क्लोरीन, सल्फर पर फ्लोरीन, कार्बन पे ऑक्सीजन, कार्बन पे सल्फर, सिमिलरली कार्बन पे ब्रोमीन, तो वहां 0 0 0 चलता रहा। लेकिन जैसे ही मैंने इस sp हाइब्रिड मॉलिक्यूल के कार्बन पर सल्फर ऑक्सीजन जोड़ा था तो वो लीनियर sp होने से, लेकिन दो डिफरेंट एटम्स जुड़े, इसीलिए जो नेट डाइपोल मोमेंट है उसका कैंसलेशन नहीं हो पाया। अगर कैंसलेशन नहीं हो पाया तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको सिंपल ट्रिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो, CH4 दिया हो, CbR4 दिया हो, Ci4 दिया हो, CCl4 दिया हो, PCl5 दिया हो, SF6 दिया हो, ठीक है, तो उस केस में आपको डाइपोल मोमेंट पे अपना स्टेप लेने से पहले उसकी हाइब्रिड स्टेट पता करनी है, सराउंडेड एटम्स पता करने, एटम सराउंडेड दिख ही जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो डाइपोल मोमेंट क्या होने वाला है? 0। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ढेरों एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं सेकेंड केस की तरफ। शेप ज्योमेट्री बराबर नहीं है, जैसा हाइब्रिड स्टेट बता रही थी वो वाली ज्योमेट्री का शेप नहीं बन पा रहा। लेकिन 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 आपके पास जो सेंट्रल एटम है, उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए। बट एक फेवरेबल बात क्या है, जो सराउंडेड एटम्स हैं वो सारे के सारे सेम है। इसका और इजी टर्म करूं, molecule can divided into two equal halves। मोलिक्यूल के दो इक्वल हाफ हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्लेन में हो रहे हो, हॉरिजॉन्टली हो रहे हो, वर्टिकली हो रहे हो, तो उस जगह पे भी आप म्यू की वैल्यू क्या लिख कर आओगे? 0। ऐसा एग्जांपल है आपके पास? बिल्कुल है जी। ये मेरे पास XCF4 है। XCF4 की हाइब्रिड स्टेट बच्चों को पता है sp3d2 है, sp3d2 है। सराउंडेड एटम्स फ्लोरीन है, फ्लोरीन जिनोन पे 2 लोन पेयर लगे हुए। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं,
तो थोड़ा सा भी अगर आप इस पे प्रॉपरली सोच लें, थोड़ा सा भी प्रॉपरली आप इस पे सोच लें, तब देखेंगे इन लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था, इसको ओएम बोल रहे थे, वो एक दूसरे से कैंसिल हो गया, यहां भी कैंसिल हो गया इसके साथ, और कहीं ना कहीं इसका भी कैंसिलेशन हुआ। तो जब आप जिनोन पर पड़े हुए इन दोनों ओएम का कैंसिलेशन, इन दोनों फ्लोरीन का कैंसिलेशन जस्ट अपोजिट होने से इन दोनों का कैंसिलेशन कराए, तो म्यू क्या होएगा? 0। बस इसी के मैंने एक सिंपल ट्रिक आपके दिमाग में डाल दी, क्या कि अगर सेंट्रल पर लोन पेयर हो, ठीक होगी बात, सराउंडेड एटम्स सेम हो, जैसे कि XCF4 में हुआ, मॉलिक्यूल के दो इक्वल हाफ हो रहे हो, सबसे बड़ी बात है अगर मॉलिक्यूल के दो इक्वल हाफ हो रहे हो तो मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 निकलने वाला है। सर बताएं एग्जांपल। देखो XCF4, चाहे तो आप इस एक्सिस पर इसको दो इक्वल पार्ट्स में काट लें, अगर मैं वापस इसको लिखता हूं तो ये XC हुआ, यहां F F F F F हुआ, ठीक है, चाहे तो ऐसे काट लो, चाहे तो इस तरीके से काट लो। जब मैं यहां लोन पेयर लिख दूंगा तो आप इसको प्लेन बनाते हुए, एक्सिस बनाते हुए कैंसल काट सकते हो। तो जब मॉलिक्यूल के दो इक्वल हाफ हो रहे हो तो वहां डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी कंडीशन आपको मिलती है, इसके अलावा कोई भी कंडीशन आपको मिलती है एक्सेप्ट केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, रिमेनिंग जो भी आपको मिलेगा, जो भी रिमेनिंग आपको मिलेगा, वहां जो डाइपोल मोमेंट है, रिमेनिंग ऑल कंडीशंस में जो म्यू आएगा वो क्या होएगा? नॉन जीरो। रिमेनिंग सभी कंडीशंस में जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होएगा बच्चे? नॉन जीरो। वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो रिमेनिंग ऑल कंडीशंस में हमारे पास म्यू क्या होएगा? 0। बच्चे कह रहे हैं सर मुझे CHCl3 को पोलर नॉन पोलर बोलना है। मैंने कहा बिना टेंशन के आप इसको पोलर बोलो। सर मुझे CH2Cl2 को पोलर नॉन पोलर बोलना है, पोलर बोलो। सर मुझे CH3Cl को पोलर नॉन पोलर बोलना है, बिना टेंशन के पोलर बोलो। सर मुझे कार्बन सल्फाइड ऑक्साइड को पोलर नॉन पोलर बोलना है, बिना टेंशन के पोलर बोलो। सर मुझे PCl3Br2 को पोलर नॉन पोलर बोलना है, मैंने कहा बिना टेंशन के पोलर बोलो। अब इस पर भी मैं काम करने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्लियर ना? तो जब आप पहली दो कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन उठा लाओ तब आपके पास डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगा। अब अगर थोड़ा सा भी हमने VSEPRT बेंट रूल हाइब्रिडेशन का मिक्सचर पढ़ा हुआ है, VSEPRT, तो हमें कहा जाएगा PCl3Br2 Br3Cl2, इन दोनों का स्ट्रक्चर शेप बनाओ। तो बेंट रूल क्या बोलता है? जिसका साइज बड़ा है, जिस एटम का साइज बड़ा है, जिस एटम का sp3d हाइब्रिड स्टेट में साइज लार्जर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, दैट शुड बी प्लेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो Br यहां लगा, Br यहां लगा, बाकी Cl लग गए, इसमें तीनों Br इक्वेटोरियल पे आ गए और Cl यहां लग गए। तो जब मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो आप अगर थोड़ा सा मेरे साथ रहकर बात को सुने कि एक आपके पास शेप है ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है, यहां F लगा हुआ है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होएगा वो टूवर्ड्स फ्लोरीन होएगा। इधर भी फ्लोरीन लगा हुआ है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन टूवर्ड्स फ्लोरीन होएगा, यहां भी F लगा हुआ है टूवर्ड्स फ्लोरीन। लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो इन दोनों के बीच में होने वाला है मैथमेटिकली, तो यहां फ्लोरीन लगाया गया। तो ये वाला जो फ्लोरीन है और ये वाला जो फ्लोरीन है, इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट नेट है वो एक दूसरे से कैंसिल हुआ, इसीलिए इसका म्यू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। BF का ये इसका टेक्निकल पार्ट है।
लेकिन मैंने आपको सीधी सीधी बात बताई हुई है। चलो, अब मैं इन दो बी आर का रिजल्टेंट इधर मिलना चाहिए था, लेकिन यहां तो सी एल है, तो इसका म्यू क्या हो गया, नॉन जीरो। लेकिन अगर मैं इस बी आर का रिजल्टेंट देखूं तो इस साइड में, इस बी आर का रिजल्टेंट देखूं इस साइड में, इन दोनों बी आर की वजह से, तो कुल मिलाकर मेरे पास जो मोलिक्यूल नंबर 2 है उसका म्यू क्या आ गया, जीरो। क्योंकि आपको पता है ये जो एक्सियल है ये तो इक्वल टाइप के बॉन्ड भी हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो PCl3Br2 PBr3Cl2 जब भी पेपर में लिखा जाएगा तो उसको पूरा एनालाइज करके ही आप आंसर दोगे, उसको पूरा एनालाइज करके ही आप आंसर लिखने वाले हो। तो इतनी बात आपके दिमाग में गई कि अगर किसी भी मोलिक्यूल की ज्योमेट्री एंड शेप हाइब्रिड स्टेट के अकॉर्डिंगली आ जाए, जैसा कि मैं आपको मीथेन CCl4 PCl5 SF6 CO2 CS2 के बारे में सिखा रहा था, क्लियर, CBr4 के बारे में सिखा रहा था, तो डाइपोलमेंट क्या आएगा, जीरो। अब आप कहेंगे सर लीनियर तो आ रहा है sp के अकॉर्डिंगली, लेकिन सराउंडेड एटम अलग है, तो इमीडिएटली बिना सोचे समझे आप उसका म्यू नॉन जीरो बोल दोगे। शेप ज्योमेट्री बराबर नहीं है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर पड़ा हुआ है, सराउंडेड एटम सेम पड़े हुए हैं, लेकिन मॉलिक्यूल के तो बराबर टुकड़े हो रहे हो तो भी म्यू क्या हो जाएगा, जीरो, जैसा कि मैंने आपको XeF4 का एग्जांपल दिया। उसके बाद सर मेरे पास जो बाकी कंडीशन बच गई इन दोनों के अलावा, तब डाइपोलमेंट एग्जैक्टली आपके पास नॉन जीरो आएगा। फिर मैंने आपको VSCPRT से जुड़ता हुआ, बेंट थ्योरी से जुड़ता हुआ, बेंट रूल से जुड़ता हुआ PCl3Br2 PBr3Cl2 का एग्जांपल बताया, जिसमें मैंने आपको बताया Br Cl से बड़ा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दिट शुड बी ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। क्योंकि अगर आप sp3d में इक्वेटोरियल देख रहे हैं तो वो 120 के एंगल पे है, और रूल हमेशा क्या बोलता है कि जब भी कोई बॉन्ड पेयर हो और उसको हमें ऐसे डिस्टेंस पे लगाना हो, ऐसे डिस्टेंस पे लगाना हो जिसपे कि रिपल्शन कम हो, तो भाई 90 और 120 में से कहां अरेंज करोगे, 120 डिग्री पर अरेंज करोगे। तो इसीलिए मैंने Br को यहां Br को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखा, जिससे रिपल्शन के चांसेस हमारे पास क्या हो जाए, लीस्ट हो जाए। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर।